नमस्कार मित्रों, मैं रामनिवास चौधरी आरजी गुरु यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूं। आज का हमारा विषय रहेगा ज्योग्राफी का अक्षांश और देशांतर। आज हम अक्षांश और देशांतर रेखाओं के बारे में बहुत ही डिटेल्स से गहराई से समझने करेंगे। बहुत ही कम समय में 15 से 20 मिनट में पूरा टॉपिक कवर करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए चलते और समझते हैं अक्षांश और देशांतर रेखाओं को। तो हम अक्षांश और देशांतर में से पहले अक्षांश रेखाओं के बारे में समझते हैं। अक्षांश रेखाएं अर्थात लैटिट्यूड। अक्षांश रेखाएं ग्लोब पर निर्मित ऐसी काल्पनिक रेखाएं होती है जो क्षैतिज दिशा अर्थात पूर्व से पश्चिम की तरफ खींची जाती है। जो पूर्व से पश्चिम की तरफ पृथ्वी की सतह के समानांतर वर्ताकार रूप में निर्मित होती है। ये रेखाएं विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा से किसी स्थान की कोणीय दूरी को प्रदर्शित करती है। अक्षांश रेखाएं होती है जो पूर्व से पश्चिम की तरफ खींची जाती है। जो काल्पनिक रेखाएं होती है जो भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा से किसी स्थान विशेष की कोणीय दूरी को दर्शाता है। पूर्व उत्तरी ध्रुव या दक्षिण ध्रुव या उत्तरी अक्षांश या दक्षिण अक्षांश में कौन सा स्थान कितनी दूरी पर स्थित होता है। अगला बिंदु है अक्षांशों को सामान्यतः ग्रीक भाषा के फाई अक्षर का ये पहचान चिन्ह है, फाई से प्रदर्शित किया जाता है। ग्लोब अथवा मानचित्र पर किसी स्थान, शहर या देश की उत्तरतम और दक्षिणतम अवस्थिति को निर्धारित अक्षांशों द्वारा ही होता है। अर्थात भूमध्य रेखा से कौन सा स्थान कहाँ पर स्थित है। जैसे भारत की सीमा 8.4 डिग्री उत्तरी अक्षांश से शुरू होती है, तो अक्षांश के द्वारा ही निर्धारित होती है किसी स्थान या जगह। अगला हमारा बिंदु है पृथ्वी की सतह पर सबसे बड़ा अक्षांश वृत्त पृथ्वी के मध्य में निर्मित होता है, जिसे भूमध्य रेखा कहा जाता है। अर्थात पृथ्वी पर जो सबसे बड़ा वृत्ताकार वृत्त होता है वो 0 डिग्री अक्षांश रेखा या भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा का होता है। ये पृथ्वी पर खींचा गया सबसे बड़ा काल्पनिक वृत्त होता है। उत्तरी गोलार्ध तथा दक्षिणी गोलार्ध में 90-90 के अक्षांश वृत्त निर्मित होते हैं तथा विषुवत रेखा सहित कुल अक्षांशों की संख्या 181 होती है। 90 अक्षांश रेखाएं उत्तरी गोलार्ध में, 90 अक्षांश रेखाएं दक्षिण गोलार्ध में, एक बीच में भूमध्य रेखा होती है। इनसे मिलकर के टोटल अक्षांशों की संख्या होती है 181 होती है। लेकिन अक्षांशीय वृत्तों की संख्या 179 ही होती है, क्योंकि दोनों ध्रुव एक बिंदु के रूप में होते हैं, न कि वृत्त के रूप में। अगर आपको अक्षांश रेखाओं के बारे में पूछा जाए तो अक्षांश रेखाएं होती है 181 और अक्षांश वृत्त पूछा जाए तो वृत्तों की संख्या होगी 179, क्योंकि जो उत्तरी ध्रुव और दक्षिण ध्रुव में जो अक्षांश रेखाएं होती है वो यहाँ वृत्त नहीं होता, बिंदु के द्वारा ही प्रदर्शित होती है। तो वृत्तों की संख्या पूछे तो 179 और अक्षांश रेखाओं की संख्या पूछी जाए तो 181 होगी। दो अक्षांशों के बीच की दूरी 111 किलोमीटर होती है, जिन्हें जॉन कहा जाता है। अर्थात जो दो अक्षांश रेखाएं होती है इनके बीच की जो दूरी होती है वो 111 किलोमीटर होती है, क्योंकि एक दूसरे के समानांतर होकर के गुजरती है। और इनके बीच का जो अक्षांश रेखाओं के बीच का जो क्षेत्र होता है इसको जॉन बोला जाता है, इनको जॉन कहा जाता है। और दो अक्षांशों के बीच की दूरी 111 किलोमीटर होती है। 67 डिग्री से 90 डिग्री उत्तरी अक्षांश और दक्षिणी अक्षांशों के मध्य स्थित क्षेत्र को ध्रुवीय क्षेत्र कहते हैं, जहाँ 6 महीने का दिन और 6 महीने की रात होती है। अर्थात 67 डिग्री उत्तरी अक्षांश से 90 डिग्री अक्षांश तक ये जो क्षेत्र होता है ये ध्रुवीय क्षेत्र कहलाता है, उत्तर और दक्षिण दोनों में। 67 डिग्री से 90 डिग्री अक्षांश तक ये क्षेत्र होता है, ये ध्रुवीय क्षेत्र कहलाता है दोनों तरफ। यहाँ 6 महीने के दिन होता है और 6 महीने की रात होती है। अर्थात 21 मार्च से 23 दिसंबर तक यहाँ दिन होता है और 23 सितंबर से 21 मार्च तक यहाँ रात होती है। अगला हमारा बिंदु है ताप कटिबंध। अक्षांश रेखाओं के द्वारा ही ताप कटिबंधों का निर्धारण किया जाता है। विश्व में प्रमुख रूप से 3 ताप कटिबंध होते हैं, उष्ण कटिबंध, उपोष्ण कटिबंध और तीसरा है शीत कटिबंध। उष्ण कटिबंध में गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ती है, क्योंकि यहाँ सूर्य की किरणें सीधी पड़ती है। फिर दूसरा कटिबंध है उपोष्ण कटिबंध और तीसरा कटिबंध शीत कटिबंध। शीत कटिबंध में सदैव यहाँ बर्फ जमी हुई रहती है। तो हम मानचित्र की सहायता से तीनों कटिबंधों को समझने की कोशिश करते हैं। 23.5 डिग्री से 0 डिग्री अर्थात भूमध्य रेखा के बीच का जो उत्तर और दक्षिणी गोलार्ध दोनों जगह जो क्षेत्र होता है वो उष्ण कटिबंध में आता है। यहाँ सूर्य की किरणें सीधी चमकती है, इसलिए यह उष्ण कटिबंध होता है। यहाँ गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ती है। और 23.5 डिग्री से 67 डिग्री के बीच में जो अक्षांश
अक्षांश रेखाएं होती है यहाँ ये उपोष्ण कटिबंध होता है, यहाँ ना ज़्यादा सर्दी पड़ती है ना ज़्यादा गर्मी पड़ती है। और 67.5 डिग्री से 90 डिग्री तक ये बीच का जो अक्षांशीय रेखाओं के बीच का जो क्षेत्र होता है ये शीत कटिबंध होता है, उत्तर और दक्षिणी गोलार्ध दोनों में। यहाँ पर सदैव बर्फ जमी हुई होती है, ये शीत कटिबंध होता है। अगला हमारा बिंदु है भूमध्य रेखा कुल 13 देशों से होकर के गुजरती है। इसमें से परीक्षा में सवाल पूछे जाते हैं कितने देशों में से होकर के भूमध्य रेखा गुजरती है, या निम्न में से कौन से देशों से होकर के भूमध्य रेखा गुजरती है। तो ये निम्न 13 देश है जिनमें से होकर के भूमध्य रेखा गुजरती है, जिसमें पहला देश है साओ टॉम और प्रिंसिप, दूसरा है गैबोन, तीसरा कांगो गणराज्य, चौथा लोकतांत्रिक गणराज्य कांगो, ये पहले एक ही देश थे अब विभाजित हो गए, पाँचवा युगांडा, केन्या, सातवां सोमालिया, आठवां मालदीव, नौवां इंडोनेशिया, 10वां किरिबाती, 11वां इक्वाडोर, 12वां कोलंबिया और ब्राज़ील। इन 13 देशों से होकर के भूमध्य रेखा गुजरती है, अर्थात ये देश भूमध्य रेखा पर स्थित है, पृथ्वी के मध्य में स्थित है। फिर कर्क रेखा पर स्थित देश, कर्क रेखा पर निम्न देश स्थित है: संयुक्त राज्य अमेरिका का हवाई द्वीप, मैक्सिको, बहमास, माली, मारितानिया, नाइजर, अल्जीरिया, चाड, लीबिया, सऊदी अरब, मिस्र, संयुक्त अरब अमीरात, भारत, बांग्लादेश, म्यांमार, चीन और ओमान और अंतिम ताइवान। ये देश कर्क रेखा पर स्थित है, अर्थात ये देश सारे देश उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश से होकर के जो कर्क रेखा गुजरती है उसके ऊपर ये देश स्थित है। फिर मकर रेखा दक्षिण गोलार्ध 23.5 डिग्री अक्षांश से जो रेखा गुजरती है उसके ऊपर निम्न देश स्थित है: ब्राज़ील, पराग्वे, अर्जेंटीना, चिली, फ्रांस, बोत्सवाना, ऑस्ट्रेलिया, मेडागास्कर, मोजाम्बिया, दक्षिण अफ्रीका, टोंगो और नामीबिया। ये निम्न देश है जो मकर रेखा अर्थात 23.5 डिग्री दक्षिणी गोलार्ध में स्थित ये देश है। अब हम समझते हैं अगला हमारा पॉइंट है, अक्षांश को हमने बहुत डिटेल से समझ लिया। अगला हमारा बिंदु है देशांतर अर्थात लॉन्गिट्यूड। देशांतर ग्लोब पर निर्मित ऐसी काल्पनिक अर्धवृत्त है जो उत्तर से दक्षिण दिशा की ओर उत्तरी ध्रुव एवं दक्षिण ध्रुव को जोड़ते हैं। ये देशांतर सदैव अक्षांशों के लंबवत निर्मित होते हैं। 0 डिग्री देशांतर से किसी स्थान की कोणीय दूरी होती है, अर्थात हमने समझा था कि जो अक्षांश रेखाएं होती है वो वृत्ताकार होती है और जो देशांतर रेखाएं होती है वो अर्धवृत्त का निर्माण करती है, अर्थात अर्धवृत्त का ही निर्माण करती है, और अक्षांश रेखाएं होती है जो पूर्ण वृत्त का निर्माण करती है। देशांतर रेखाएं होती है जो उत्तरी ध्रुव को दक्षिण ध्रुव से जोड़ने का काम करती है। अगला हमारा बिंदु है पृथ्वी पर कुल देशांतरों की संख्या 360 है और 2 देशांतर रेखा के बीच के क्षेत्र को गोर कहा जाता है। पृथ्वी को अगर 2 भागों में बांट दिया जाए देशांतरों के माध्यम से, इसको पूर्वी गोलार्ध बोल सकते हैं और इसको पश्चिमी गोलार्ध बोल सकते हैं। पूर्वी गोलार्ध में अक्षांशों देशांतरों की संख्या 180 होती है और पश्चिमी गोलार्ध में देशांतरों की संख्या 180 होती है। तो टोटल देशांतरों की जो संख्या होती है वो 360 होती है, और जो 2 देशांतरों के बीच के क्षेत्र को, जो 2 देशांतर गुजरते हैं इनके बीच को क्षेत्र को गोर बोला जाता है, अर्थात इनके क्षेत्र को गोर बोला जाता है। और देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी होती है वो सब जगह पर बराबर नहीं होती। जैसे भूमध्य रेखा पर 2 देशांतरों के बीच की दूरी होती है 111.3 किलोमीटर होती है, और उत्तरी ध्रुव और दक्षिण ध्रुव पर ये दूरी 0 किलोमीटर होती है। अगला हमारा बिंदु है 0 डिग्री देशांतर। इंग्लैंड की राजधानी लंदन के समीप स्थित ग्रीनविच नामक स्थान से होकर जाती है, जिसे मानक देशांतर अथवा प्रधान यामोत्तर कहा जाता है। इसकी स्थापना कब हुई, इसको कब बढ़ाया गया मानक देशांतर, इसके बारे में पढ़ते हैं। अमेरिका की राजधानी वाशिंगटन डीसी में 22 अक्टूबर 1884 को हुई अंतर्राष्ट्रीय गोष्ठी या सम्मेलन में लंदन के पूर्व में स्थित ग्रीनविच नामक स्थान पर स्थित रॉयल वेधशाला से गुजरने वाली देशांतर रेखा को प्रधान मध्याह्न माना गया। इसे ग्रीनविच मीन टाइम दिया गया, अर्थात आप इस मानचित्र में देख सकते हैं लंदन के पूर्व में अर्थात यूरोप महाद्वीप के पश्चिम में से होकर के 0 डिग्री देशांतर रेखा गुजरती है। इसे अमेरिका में हुई अंतर्राष्ट्रीय गोष्ठी में 22 अक्टूबर 1884 को इसे ग्रीनविच मीन टाइम का नाम दिया गया, अर्थात 0 डिग्री देशांतर पर हुए समय को ग्रीनविच माध्य समय, ग्रीनविच मीन टाइम, GMT या विश्व समय अथवा जुलू समय के नाम से जाना जाता है। अर्थात उस सम्मेलन में इस 0 डिग्री देशांतर रेखा को ग्रीनविच मीन टाइम दिया गया। 0 डिग्री देशांतर से पूर्व दिशा की ओर 180 देशांतर पर स्थित क्षेत्र को पूर्वी गोलार्ध तथा इसकी पश्चिम दिशा की ओर 180
80 देशांतर पर स्थित क्षेत्र को पश्चिमी गोलार्ध कहा जाता है। अर्थात यह मानचित्र की सहायता से हम समझते हैं कि 0 डिग्री देशांतर के पूर्व की तरफ जो 180 देशांतर होते हैं इनको पूर्वी गोलार्ध बोला जाता है, पूर्वी गोलार्ध बोला जाता है। और 0 डिग्री देशांतर के पश्चिम में जो गोलार्ध है उसको पश्चिमी गोलार्ध बोला जाता है। अर्थात सरलता के लिए इसको 2 भागों में बांट दिया गया। अब हम इसको पूर्वी गोलार्ध को भी 2 भागों में बांट सकते हैं। उसको उत्तर के क्षेत्र को उत्तरी पूर्वी गोलार्ध बोल सकते हैं और दक्षिण के क्षेत्र को दक्षिणी पूर्वी गोलार्ध बोल सकते हैं। और इधर भी हम पश्चिमी गोलार्ध को भी 2 भागों में बांट सकते हैं। इसको उत्तरी पश्चिमी गोलार्ध, इसको दक्षिणी पश्चिमी गोलार्ध में बांट सकते हैं या बोल सकते हैं। अगला पॉइंट है 0 डिग्री देशांतर रेखा निम्नलिखित देशों से गुजरती है। जैसे हमने समझा था कि ये लंदन की ग्रीनविच वेधशाला से होकर गुजरती है, इस प्रकार से अन्य देशों से कि 9 देशों से होकर के ये 0 डिग्री देशांतर रेखा गुजरती है। उनमें से यूनाइटेड किंगडम, यूके अर्थात ब्रिटेन, स्पेन, माली, टोंगा, अंटार्कटिका, फ्रांस, अल्जीरिया, बुर्नी फासो और गाना। ये अंटार्कटिका एक महाद्वीप है, यहाँ से भी होकर के 0 डिग्री देशांतर रेखा गुजरती है। अब हम समझते हैं कि देशांतर रेखाओं के आधार पर समय का निर्धारण किस प्रकार से किया जाता है। पृथ्वी पर घूर्णन पूरा करने में लगभग 24 घंटे का समय लगा। अर्थात पृथ्वी को एक घूर्णन या एक परिभ्रमण करने में जो समय लगता है वो 24 घंटे लगता है अपने अक्ष पर घूमने में। यह अवधि पृथ्वी दिवस कहलाती है। जो 24 घंटे में पृथ्वी अपना घूर्णन करती है इसको पृथ्वी दिवस बोला जाता है। इसलिए प्रत्येक देशांतर की दूरी को पूरा करने के लिए ये 1 घंटे तथा एक देशांतर को पार करने के लिए 4 मिनट का समय लेती है। अब यहाँ इस मानचित्र की सहायता से हम सरलता से समझने की कोशिश करते हैं। जो ये मध्य में 0 डिग्री देशांतर रेखा है इसके पूर्व की तरफ जाते हैं तो समय में वृद्धि होती है, अर्थात आगे चलता है समय। और पश्चिम की दिशा की तरफ अगर हम चले तो यहाँ समय माइनस होगा। जैसे 0 डिग्री देशांतर से आगे चले, हम 1 डिग्री देशांतर पर चले तो यहाँ समय मान लो 0 डिग्री देशांतर पर मान लो दोपहर की 12 बजे, तो 1 देशांतर पार करने में 4 मिनट का अंतर होता है या 4 मिनट समय आगे बढ़ता है। तो 1 डिग्री देशांतर पर जो समय होगा वो 12:04 मिनट का होगा। इस प्रकार से एक देशांतर पार करने में 4 मिनट का बढ़ता है या 4 मिनट समय का अंतर होता है। मान लो हम 15 डिग्री देशांतर पर यहाँ समय पूछे तो 15 डिग्री देशांतर पर जो समय का अंतर होगा वो 1 घंटे का हो जाएगा, अर्थात 60 मिनट का आ जाएगा। 15 इंटू 4 अर्थात 60 मिनट का अंतर हो जाएगा। मान लो 0 डिग्री देशांतर रेखा पर दोपहर के 12 बजे, तो 15 डिग्री देशांतर रेखा पर जो समय होगा वो 1 बजेगा और 30 डिग्री देशांतर रेखा पर जो समय होगा वो 2 बजेगा। क्योंकि 30 डिग्री देशांतर पार करने में 30 इंटू 4, एक देशांतर पार करने में 4 मिनट का समय लगता है, तो 30 देशांतर पार करने में 120 मिनट लगेंगे। तो 120 मिनट में 2 घंटे होते हैं। तो मान लो 0 डिग्री देशांतर पर 12 बजे, तो 30 डिग्री देशांतर पर जो समय होगा वो 2 बजेंगे। इसी प्रकार पश्चिम की तरफ चलता है तो समय कम होगा। तो यहाँ मान लो 0 डिग्री देशांतर पर, सरलता से इसको समझने की कोशिश करते हैं। मान लो 0 डिग्री देशांतर पर समय 12 बजे, तो हमने पहले भी समझा कि पश्चिम की तरफ चलते हैं तब समय घटाया जाता है और पूर्व की तरफ चलते हैं तो समय को बढ़ाया जाता है। तो हम मान लो 15 डिग्री देशांतर, पश्चिम में 15 डिग्री देशांतर पर अगर समय पूछे तो 15 डिग्री एक घंटा समय घटेगा, अर्थात 0 डिग्री देशांतर रेखा पर 12 बजे, तो यहाँ पश्चिम की तरफ 15 डिग्री देशांतर रेखा पर यहाँ समय 11 बजेंगे। और इसी प्रकार 30 डिग्री देशांतर पर समय पूछे पश्चिम की तरफ तो यहाँ 10 बजेंगे, अर्थात समय घटेगा इसमें से, और पूर्व की तरफ चलेंगे तो समय बढ़ेगा। ये आपकी समझ में आ गया होगा। अगला बिंदु है पृथ्वी को एक घंटे के 24 समय जोनों में बांटा गया है। इन समय क्षेत्रों को ग्रीनविच मीन टाइम या मानक समय में 1 घंटे के अंतराल के आधार पर विभाजित किया जाता है, अर्थात प्रत्येक जोन 15 देशांतर के बराबर होता है। तो एक जोन मान लो ये 0 डिग्री देशांतर रेखा है, तो ये 15 देशांतर मिलकर के एक जोन का निर्माण करता है। तो ऐसे पृथ्वी में टोटल जैसे मान लो 6 पूर्व की तरफ जोन होता है और 6 पश्चिम की तरफ होते हैं। 2 3 4 5 और 6 12 जोन पृष्ठ भाग पर है पृथ्वी के, और 12 ही जोन होंगे पिछले भाग पर। तो टोटल पृथ्वी के 24 जोन को बांटा गया है और 15 देशांतरों से मिलकर के एक जोन का निर्माण होता है। मानक समय स्वेच्छा से चयनित यमोत्र को स्थानीय समय होता है। एक विशिष्ट क्षेत्र या देश के लिए मानक समय निर्धारित करता है।
उदाहरण के लिए 42.5 डिग्री पूर्वी देशांतर जो इलाहाबाद के निकट मिर्जापुर से होकर के गुजरती है। जो भारत का मानक समय की बात यहाँ हो रही है, भारत का जो मानक समय माना गया वो 42.5 डिग्री पूर्वी देशांतर जो इलाहाबाद के निकट मिर्जापुर से होकर के गुजरती है, जो संपूर्ण भारत के लिए मानक समय IST का निर्धारण करते हैं। भारत का स्थानीय समय ग्रीनविच मानक समय की समय से 5.5 घंटा आगे है। जब ग्रीनविच में दोपहर के 12 बजे होते हैं तो उस समय भारत में शाम के 5:30 बजेंगे। अब इस मानचित्र की सहायता समझते हैं। जैसे भारत की स्थिति 68 डिग्री पर स्थित है। भारत की जो सीमा होती है, जो भारत का गुजरात राज्य होता है 68 डिग्री से स्टार्ट होता है। जो अरुणाचल प्रदेश राज्य है वो 57 डिग्री पर जाकर के खत्म होता है। जो भारत की अवस्थिति इसके बीच में है। तो हमने समझा था कि पूर्व की तरफ चलते हैं तो समय हमेशा प्लस होता है, आगे बढ़ता है। मान लो दोपहर के यहाँ 12 बजते हैं तो भारत का जो मानक समय है वो 0 डिग्री देशांतर रेखा से 5.5 घंटा आगे चलता है, क्योंकि भारत का जो मानक समय माना गया है वो 82.5 डिग्री देशांतर रेखा। 82.5 को 4 से गुणा करेंगे तो इसमें 5.5 घंटे होते हैं। तो इसलिए भारत का जो मानक समय है वो प्रधान यमोत्तर रेखा से 5.5 घंटा आगे चलता है। अब हम समझते हैं भारत के जो मानक समय है वो 82.5 डिग्री कहाँ से गुजरती है। जो भारत का जो मानक समय है वो उत्तर प्रदेश के मिर्ज़ापुर से होकर के ये गुजरता है। ये भारत का मानक समय है जो GMT समय से 5.5 घंटा आगे है, क्योंकि भारत देशांतर स्थिति में देखें तो 0 डिग्री देशांतर से पूर्व में स्थित है। पूर्व में 82.5 डिग्री देशांतर भारत का मानक समय है। ये भी पूछा जा सकता है कि भारत के कितने राज्यों से होकर के जो मानक समय रेखा गुजरती है। तो उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा और इन राज्यों से 5 राज्यों से होकर के भारत की जो मानक समय 82.5 डिग्री मानक समय है रेखा है जो भारत के 5 राज्यों से होकर के गुजरती है। किसी देश का मानक समय उस देश के मध्य देशांतर पर निर्भर करता है। मध्य में से जो देशांतर गुजरता है उस पर निर्भर करता है। अर्थात प्रत्येक देश का एक मानक समय होता है, परंतु कुछ देश इसके अपवाद भी है। कुछ देशों में एक से ज़्यादा भी मानक समय है, जैसे अविभाजित रूस। अविभाजित रूस मतलब रूस का विभाजन होने से पहले रूस में 11 समय जोन थे, जो विभाजित के बाद केवल 4 जोन है। उसके बाद रूस का कई टुकड़ों में विभाजन हो गया। अब केवल रूस में वर्तमान में पूछे तो समय जोन कितने हैं, तो वर्तमान में रूस में समय जोन केवल 4 ही है। जिस टाइम रूस संयुक्त रूस था उस टाइम रूस में 11 समय जोन थे। वर्तमान विभाजित होने के बाद अब केवल रूस में 4 समय जोन है। इस प्रकार कनाडा में 6 समय जोन है, USA में 6 समय जोन है और चीन में 1 समय जोन है और भारत में भी 1 समय जोन है जो 82.5 डिग्री देशांतर पर स्थित है। तो वर्तमान में पूछा जाए तो विश्व में सबसे ज़्यादा समय जोन किस में है, तो कनाडा और अमेरिका में 6 समय जोन स्थित हैं। किसी भी देशांतर से जब बाईं ओर जाते हैं तो प्रत्येक 1 डिग्री देशांतर समय में 4 मिनट की कमी आती है, जबकि दाईं ओर अर्थात 4 मिनट में वृद्धि होती है। जो 0 डिग्री देशांतर रेखा इसके हमने पहले भी समझा था कि पूर्व की तरफ चलते हैं तो एक देशांतर पार करने में 4 मिनट का समय लगता है, और पश्चिम की तरफ जाता है तो 1 डिग्री देशांतर को पार करने में 4 मिनट का समय लगता है। पर इसमें पूर्व की तरफ में जोड़ा जाता है और पश्चिम की तरफ चलने पर अर्थात बाईं तरफ चलने पर समय को घटाया जाता है और पूर्व की तरफ चलने पर समय को बढ़ाया जाता है या जोड़ा जाता है। अगला हमारा बिंदु है अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा 180 डिग्री देशांतर। ये जो 180 डिग्री देशांतर होती है वो 0 डिग्री देशांतर रेखा के जस्ट अपोजिट होती है, पीछे की साइड में होती है। एक 0 डिग्री देशांतर होती है वो समय का निर्धारण करती है, और जो 180 डिग्री देशांतर रेखा होती है वो तिथि रेखा को निर्धारित करती है। ग्लोब पर 180 डिग्री यमोत्तर के लगभग समानांतर स्थल खंडों को छोड़ते हुए विभाजित की गई काल्पनिक रेखा जिसे अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा गुजरती है। ये आप देख रहे हैं, ये जो अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा है वो स्थल खंडों को छोड़ करके समुद्री भाग में ये चलती है। ये रेखा समुद्री भाग में स्थल खंडों को छोड़ करके निर्धारित की गई है। 1884 में वाशिंगटन में संपन्न इंटरनेशनल मेरिडियन कांग्रेस में 180 डिग्री देशांतर को अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा निर्धारित किया गया था। इसको भी 1884 में वाशिंगटन में इंटरनेशनल मेरिडियन कांग्रेस हुई थी जिसमें अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा इसको घोषित किया गया था। ऐसा इसलिए किया जाता ताकि विभिन्न देशों के मध्य यात्रियों को कुछ समय स्थान पर 1 दिन का अंतर होने के कारण परेशानी न हो। ये रेखा आर्कटिक सागर, चुक्ची सागर, बेरिंग जल संधि और प्रशांत महासागर से होकर के गुजरती है। बेरिंग जल संधि अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा के समानांतर चलती है। ये आप यहाँ देख सकते हो, ये आर्कटिक महासागर है,
आर्कटिक महासागर, ये जो है बेरिंग जल संधि है, ये चुच्ची सागर है, और नीचे ये प्रशांत महासागर है, और ये ऑस्ट्रेलिया है, ये न्यूजीलैंड है। ऑस्ट्रेलिया के पूर्व की तरफ से होकर के ये बेरिंग अंतर्राष्ट्रीय तटीय रेखा गुजरती है। अंतर्राष्ट्रीय तटीय रेखा के पूर्व और पश्चिम में एक दिन का अंतर पाया जाता है, अर्थात इस अंतर्राष्ट्रीय तटीय रेखा को पार करने में पूर्व और पश्चिम में एक दिन का या एक वार का अंतर होता है। इसे पार करते समय एक दिन बढ़ाया या घटाया जाता है। जब कोई जलयान अंतर्राष्ट्रीय तटीय रेखा को पार करके पश्चिम दिशा अर्थात बाई ओर में यात्रा करता है तब एक दिन जोड़ा जाता है, जबकि पूर्व दिशा में यात्रा करने पर एक दिन घटाया जाता है। अर्थात 0 डिग्री अर्थात 180 डिग्री देशांतर रेखा है, इसको पार करके हम अगर बाईं तरफ चलते हैं तो इसमें एक दिन समय जोड़ा जाता है, और पूर्व की तरफ चलने पर एक दिन समय को घटाया जाता है। जैसे यहाँ सोमवार हुआ, 180 डिग्री देशांतर रेखा पर मान लो यहाँ सोमवार हुआ, तो हम बाईं तरफ चलेंगे अर्थात पश्चिम की तरफ चलेंगे तो यहाँ एक दिन बढ़ेगा, अर्थात यहाँ मंगलवार होगा। और मान लो 180 डिग्री देशांतर रेखा पर सोमवार हुआ, तो हम अगर पूर्व की तरफ चले तो यहाँ समय को घटाया जाएगा, अर्थात यहाँ सोमवार है तो यहाँ रविवार होगा। ये 0 डिग्री देशांतर रेखा होती है जो समय का निर्धारण करते हैं, उसमें पूर्व की तरफ चलने पर समय को बढ़ाया जाता है और पश्चिम की तरफ चलने पर समय को घटाया जाता है। या इसके जस्ट अपोजिट है, यहाँ पश्चिम की तरफ समय को बढ़ाया जाता है और पूर्व की तरफ चलने पर समय को घटाया जाता है। आपको समझ में आ गया होगा। इन मानचित्रों की सहायता से मैंने बहुत ही सरलता से समझाने की कोशिश की। अगर पसंद आया वीडियो तो लाइक शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।